हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर होगा क्लास 12 का भूगोल या क्लास 12 की ज्योग्राफी। तो यहां पर आपकी ज्योग्राफी में 2-3 बुक है। तो कौन सी बुक है? तो बुक है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य। उसका चैप्टर कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 6। नाम है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। इस वीडियो में हम बात करेंगे परिचय के बारे में और स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय क्या होगा। तो विद्या मतलब आप समझते हैं ना कि जो ज्ञान है, तो विद्या की शाखा को, मतलब विद्या जो होती है उसकी जो कई प्रकार की अलग अलग शाखाएं हैं, उनमें अगर आप किसी में आंकड़ों के प्रबंधन की बात करते हैं, विधियों और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रयोग से चित्रण करने संबंधित है, उसे सूचनाधार प्रबंधन तंत्र मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर सहायक मानचित्र कला, कंप्यूटर असिस्टेंट कार्टोग्राफी कहलाती है ये, कि आप ऐसी कुछ मानचित्र कला कर देते हैं। तो इनमें सब में मतलब कि जो आप स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे? इन सब के बारे में बात करेंगे। स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी में इन्हीं सब के बारे में आपको बात करनी है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि यह कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? एक सॉफ्टवेयर के द्वारा। कौन सा कार्य? हम अगर इन वाले कार्यों की बात कर रहे हैं, अगर इनके कार्यों की बात अगर हम करते हैं, तो ये कार्य कौन कर रहा है? एक सॉफ्टवेयर के द्वारा। क्या आंकड़ों के प्रबंधन की बात हो रही है, या उसकी विधियों की बात हो रही है, या कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बात हो रही है, सॉफ्टवेयर के प्रयोग से चित्रण के बारे में बात हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। और कंप्यूटर असिस्टेंट कार्टोग्राफी भी उसको कहा जाता है। तो ये सब किससे हो जाता है? आमतौर पर एक सॉफ्टवेयर की मदद से हो जाता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर लेते हैं। जिसमें उपयोगकर्ता क्या करता है, यूजर क्या करता है? तो उपयोगकर्ता को और प्रोग्रामर को डेटा बनाने, है ना, मतलब अगर जो यूज कर रहा है वो और जो प्रोग्रामर है उसको डेटा बनाने, उसे पुनः प्राप्त करने, अपडेट करने और प्रबंधित करने का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है या प्रदान कराता है। तो इसमें एक सॉफ्टवेयर में क्या मतलब, जैसे हम कोई एक प्रोग्रामर आ गया, मान लीजिए कि मैं यूजर हो गया, कोई एक थर्ड पर्सन प्रोग्रामर हो गया। अब मैं मान लो कि इसी बोर्ड का मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन अब इस बोर्ड पर ऐसा हो कि यहां पर लिखूं और तब वहां पर लिखे, तो सिस्टमैटिक नहीं होगा। तो एक व्यवस्थित तरीके से, है ना, तो डेटा बनाने, उसको दोबारा से प्राप्त करने। जैसे आप देखें यहां पर ये डेटा लिख दिया है, ये डेटा चला गया, अगर मान लो मैंने रफ कर दिया, डेटा चला गया, इसको पुनः प्राप्त कैसे करना है? मैंने ये पुनः प्राप्त कर लिया, तो ये पुनः प्राप्त करने का तरीका हो गया। यहां से जस्ट मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूं, वो वाली बात है। तो वहां पर भी डेटा को रीस्टोर करना, रिसाइकिल करना, अपडेट करना, बार बार आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा, एप्लीकेशन पर भी देखा होगा कि वो अपडेट के ऑप्शन आते रहते हैं, तो अपडेट करना और प्रबंधित करने का एक व्यवस्थित तरीका होता है। जैसे कई लोगों का सिस्टम, ये मोबाइल देखेंगे, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं, सारे ऐप के फोल्डर बना के रखते हैं कि पेमेंट वाला ऐप इसमें और ये ऐप व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं। तो वैसा व्यवस्थित तरीका प्रदान कराता है। परंतु यह केवल आंकड़ों के प्रक्रमण और आरेखीय प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। मतलब कि अगर आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो केवल डेटा प्रोसेसिंग और आरेखीय प्रदर्शन मतलब मैपिंग तक ही केवल सीमित नहीं है, कई सारे काम ये कर सकता है। इनका प्रयोग आप क्या कर सकते हैं? निर्णय पोषक प्रणाली को विकसित करने में, निर्णय पोषक प्रणाली को विकसित करने में, निर्णय पोषक प्रणाली को विकसित करने में ही नहीं किया जा सकता, बल्कि आप और कई सारी चीजों में कर सकते हैं। यदि हम दैनिक जीवन में आने वाली अनेक प्रश्न, जैसे वस्तुएं कहाँ है, क्यों है, इन सब पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि वस्तु को किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए, है ना, किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए, तो इसके क्या लाभ और हानि होंगे तथा यह लाभ और हानि किसे होंगे? इन सब तथ्यों को समझने के लिए हमें विभिन्न स्रोतों से एकत्रित आवश्यक आंकड़ों के प्रग्रहण और कंप्यूटर मतलब आंकड़े आपको ग्रहण करने पड़ेंगे, और कंप्यूटर जो भौगोलिक प्रक्रमण यंत्रों युक्त है, मतलब फिजिकल उसमें जो मशीनरी लगी है, का प्रयोग करके उन्हें समन्वित मतलब इंटीग्रेटेड आपको करना पड़ेगा, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, करने की जरूरत है। इसी में स्थानिक सूचना तंत्र की संकल्पना निहित है। मतलब यही कॉन्सेप्ट आपका क्या है, जो स्थानिक सूचना तंत्र है वो कहलाता है। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में आपको खास तौर से 2 वीडियो मिलने वाले हैं। एक पार्ट तो हम अभी पढ़ेंगे और एक और इसके बाद का आपको मिलने वाला है, जिसमें आप देखेंगे स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी क्या होती है, व्हाट इज स्पाशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और सेकेंड पार्ट क्या पढ़ेंगे? भौगोलिक सूचना तंत्र की क्रियाओं का अनुक्रम तत्व, है ना, सिक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज एलिमेंट्स ऑफ जीआईएस, ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम जो कहलाता है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कहलाता है। तो उसके बारे में आपको जीआईएस के बारे में यहाँ पर जानकारी लेनी है, भौगोलिक सूचना तंत्र के बारे में आपको जानकारी लेनी है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो बात करते हैं स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं।
अगर हम इसमें देखें यहाँ पर कि स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, व्हाट इज स्पेशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसको अगर आप देखते हैं तो इसमें हम देखें स्थानिक शब्द की उत्पत्ति स्थान से हुई है। कहां से हुई है? स्थान से क्या बना है? अगर मैं यहां पर लिख दूं स्थान से एक शब्द बना है, स्थान से एक शब्द बना है जिसको आप क्या कह रहे हैं? स्थानिक कहते हैं, जिसका हम इसमें उपयोग भी करते हैं बार बार, स्थानिक कहलाता है, जिसका अर्थ है भौगोलिक रूप से परिभाषित या उस स्थान। स्थानिक का मतलब क्या होता है? स्थान विशेष। मतलब क्या हो जाता है? स्थान विशेष। इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्थान का मतलब क्या है? कोई एक पर्टिकुलर प्लेस, अगर मैं इस कमरे की बात कर रहा हूं तो ये स्थान, और ये कमरा अगर स्थान की बात करें तो स्थान किस में जाएगा? आपके भूगोल का पार्ट हो जाएगा, आपके ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा। तो स्थानिक भी किससे जुड़ा हो जाएगा? स्थानिक भी आपका भूगोल से जुड़ा हुआ हो जाएगा। तो वही बात यहां पर की गई है कि जिसका अर्थ भौगोलिक रूप से परिभाषित उस स्थान से है जिसके भौतिक स्वरूप से माप योग्य आयाम है, मतलब जिसको माप सकते हैं, जिसके डायमेंशंस मापने लायक हैं, वो क्या हो जाएगा? स्थान हो जाएगा। कुछ लक्षण हैं जिसमें उसमें परिघटनाओं का विवरण है, मतलब जहां पर कुछ घटनाएं परिघटनाएं होती हैं उनका विवरण है, उसको स्थान कह सकते हैं। आज हम जिन आंकड़ों का प्रयोग करते हैं वह स्थानिक घटक, मतलब हम कैसे स्थानिक घटक, यहां पर एक नाम दिया जा रहा है कि क्या कहा जाता है? स्थानिक घटक या अवस्थित होते हैं, जैसे कृषि जोत की सीमाएं या नगर निगम का पता आदि। स्थानिक मतलब क्या? हर एक चीज स्थान विशेष पर होगी ना, हवा में तो कोई चीज नहीं होगी। घर, मकान, जमीन, नदी, सब कुछ एक स्थान विशेष पर होगी, तो स्थानिक घटक इस कारण से उनको कहा जा रहा है। अतः स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध है ना, अगर बात करें स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध आप किससे देख पा रहे हैं? स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध स्थानिक सूचना के संग्रहण मतलब स्टोरेज से है। संग्रहण करना, कलेक्ट करना, स्टोरेज करना, पुनः प्राप्त करना, प्रदर्शन करना, उसका प्रबंधन करना, उसका उसमें परिवर्तन करना, और उसमें विश्लेषण है ना, विश्लेषण में प्रौद्योगिकी निवेश के प्रयोग से है। तो स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध स्थानिक सूचना के संग्रहण से, भंडारण से, पुनः प्राप्ति, प्रदर्शन, प्रबंधन, परिवर्तन और विश्लेषण में प्रौद्योगिकी निवेश के प्रयोग से है। सुदूर संवेदन वैश्विक स्थिति निर्धारण तंत्र, मतलब अगर आप सुदूर संवेदन की बात करें, सुदूर मतलब दूर वाली बात हो जाती है। सुदूर संवेदन वैश्विक स्थिति निर्धारण तंत्र, भौगोलिक सूचना तंत्र, ये इस प्रकार के कुछ तंत्र हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र जिसको हम क्या कहते हैं? GIS भी कहते हैं, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। आंकिक मानचित्र कला, जिसमें आप मानचित्र को अंकित करते हैं, और सूचनादार प्रबंधन प्रणालियों का एक सम्मिश्रण हो जाता है। ये क्या होता है? इन सभी जो प्रणालियां हैं इनका एक सम्मिश्रण या मिक्सचर बन जाता है। अब बात आती है कि भौगोलिक सूचना तंत्र जिसको GIS है वो क्या है? GIS क्या कहलाता है? तो भौगोलिक सूचना प्रणाली एक ऐसी सूचना प्रणाली है, मतलब एक प्रकार का क्या है? ये सॉफ्टवेयर है जो सभी प्रकार के भौगोलिक आंकड़ों को कैप्चर करता है, मतलब उनको इकट्ठा पकड़ता है, उनको कैप्चर करता है मतलब पकड़ता है, फिर उनका भंडारण करता है, उनका विश्लेषण करता है, उनके प्रबंधन को पेश करने के लिए एक डिजाइन तैयार करता है। तो ये क्या हो जाता है? इन सब चीजों को आप क्या कहते हैं? ये सारी चीजें किसमें हो जाती हैं? GIS के अंतर्गत हो जाती हैं, GIS का पार्ट हो जाती हैं। यह आंकड़े पृथ्वी के स्थानों के संदर्भ में हो, यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें आप क्या करते हैं? वेब आधारित है ना, वेब आधारित क्या करते हैं? GIS सॉफ्टवेयर में स्थानिक आंकड़ों की है ना, स्थानिक आंकड़ों की वेब आधारित GIS सॉफ्टवेयर में स्थानिक आंकड़ों के प्रयोग को विकसित करने की क्षमता होती है, वो बात यहां पर की जा रही है। GIS के अनुप्रयोग द्वारा जल मौसम विज्ञान, मतलब कि अगर आपको कुछ जल के बारे में, मौसम के बारे में, तो जल मौसम विज्ञान, जल गुणवत्ता के जो स्थान है उनके बारे में, उनकी स्थिति के बारे में, नदी के बारे में, प्रशासनिक आंकड़ों के बारे में, जल ग्रहण के बारे में, भू आवरण के बारे में, जल मार्गों से संबंधित कोई डेटा आपको चाहिए है, इनकी कोई जानकारी चाहिए, तो ये जानकारी उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है किसके माध्यम से? GIS के माध्यम से। भौगोलिक सूचना के प्रकार, भौगोलिक सूचना तंत्र दो प्रकार के आपको होते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में बॉक्स में दिए भी गए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। एक स्थानिक आंकड़ों पर बात होती है और एक गैर स्थानिक आंकड़ों पर बात होती है। ये दो प्रकार के आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, है ना, ये दो प्रकार के आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पर। इसके लिए आप बॉक्स देख सकते हैं, तो अपन बॉक्स में बाकी की चर्चाएं कर लेंगे। यहाँ पर बॉक्स लिखना कोई जरूरी नहीं था, तो इस कारण से मैंने उसको रफ कर दिया। स्थानिक आंकड़ों को इनकी स्थिति, रेखा, क्षेत्रीय रूप तथा बनावट के आधार पर विश्लेषण किया जाता है उनका। इसके आधार पर इनका क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। अब ये बॉक्स आप मतलब कुछ डेटा आप देख लें। स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़े के बारे में बात की गई है। तो साइकिल की दुकान का स्टॉक जिसकी मात्रा यहां पर दी गई है, और 1981 में राज्यों की साक्षर जनसंख्या, दो प्रकार के डेटा आपको यहां पर दिए गए हैं।
पाठ संख्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ लिख दी है उनने, यहाँ पर मात्रा लिख दी है और विवरण लिख लिया, चक्राकार, बाल बियरिंग, पहिया, ये ऐसा कुछ दे दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर राज्यों की साक्षात्कार जनसंख्या, तो आप देख पाएंगे स्थानिक आंकड़ा, वो स्थानिक आंकड़ा है, ये गैर स्थानिक मतलब पूरे भारत का आप देख पा रहे हैं। तो केरल का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, पंजाब का, सबका पुरुष और स्त्री प्रतिशत इन्हें साक्षरता का यहाँ पर दे दिया है। भौगोलिक सूचनाधार एक सूचनाधार, मतलब भौगोलिक सूचनाधार एक सूचनाधार में क्या करता है, गुण एवं उसकी, है ना, गुण एवं उसकी मदें, है ना, गुण एवं उसकी मदें, गुण एवं उसकी मदें और क्या, वर्ग, उसमें वर्ग होते हैं, मदें होती हैं, है ना, मद कहलाती है माध्यम, मीडियम, मद नहीं होती कि आप किस मद में काम कर रहे हैं, है ना, आप क्या करने वाले हैं, किस मद में काम करेंगे, तो मद मतलब एक तरीका या माध्यम, है ना, तो ये वो हो जाता है। जैसे धर्म में आप पंथ देखते हैं, वैसे ही कुछ आप यहाँ पर मत देख सकते हैं। बाईं ओर स्थानिक आंकड़े, ऑटोमोबाइल्स की दुकान, मतलब बाईं ओर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, आपको स्थानिक आंकड़े। अगर हम डेटा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गैर स्थानिक आंकड़े बाईं ओर की बात कर रहे हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल की दुकान में ऑटोमोबाइल के उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं। अगर ये वाली पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ये स्थानिक आंकड़ों की बात की गई, यहाँ पर क्या है, ये गैर स्थानिक आंकड़ों की बात की गई है। यह उपकरण कहीं भी अवस्थित हो सकते हैं। दाईं ओर के आंकड़े जो आप देख पा रहे हैं, तो वहां पर क्या देख पा रहे हैं, विभिन्न राज्यों के दाईं ओर के आंकड़े कैसे हैं, आपके स्थानिक आंकड़े हैं, और बाईं ओर के आंकड़े कैसे हैं, गैर स्थानिक आंकड़े, है ना। तो ये आपको अगर पूछा जाए तो कैसा क्या बताएंगे, यहाँ पर ये क्या है, गैर स्थानिक आंकड़े हैं, सब जगह अलग अलग हो सकते हैं, गैर स्थानिक आंकड़े हैं। और ये आंकड़े कैसे हैं, ये वाले आंकड़े जो है वो स्थानिक आंकड़े हैं। यहां पर साक्षरता की बात की जा रही है, यहां पर ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स की बात की जा रही है। तो ये गैर स्थानिक और स्थानिक आंकड़ों की परिभाषा यहां पर बताई गई है कुछ इस प्रकार से। ये आंकड़े मान्य और समुचित रूप से परिभाषित निर्देशांक प्रणाली से, जो भी निर्देशांक होता है कि हम ऐसे कुछ बताते हैं, निर्देशांक प्रणाली से ज्यामितीय रूप में पंजीकृत तथा कैडित हों, ताकि उनका भौगोलिक सूचना तंत्र के आंतरिक सूचनाधार संरचना में भंडारण किया जा सके। जैसे आपको नदी बनानी है तो नहीं बना सकते, तो एक सूचना तंत्र में आप कैसे बताएं कि नदी को कुछ इस तरीके से रेखा के द्वारा बना दिया। झील बनानी है तो कुछ इस तरीके से झील बनाई जाएगी। कोई बिंदु के माध्यम से कोई डेटा एंटर करना है तो कुछ इस तरीके से किया जाएगा। ये लक्षण बताए गए हैं, बिंदु, रेखा और क्षेत्र लक्षण के बारे में यहाँ पर बात की गई है। भौगोलिक सूचना तंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तु स्थानिक आंकड़े हैं। तो अगर आप देखें जीआईएस कोड में इन्हें निम्न विधियों के द्वारा बनाया जाता है। जैसे जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जीआईएस के कोड में ये अलग अलग स्टेप अपनाकर आपको इनको बनाना होगा। सबसे पहले क्या करें कि आंकड़ा आपूर्तिदाता जो आंकड़े की आपूर्ति कर रहा है उससे आंकिक रूप में, मतलब टाइप्ड फॉर्म में आंकिक रूप से आंकड़ा प्राप्त कर लें, लिखे हुए फॉर्म में या एक टाइप फॉर्म में, हार्ड कॉपी में एक आंकड़ा प्राप्त कर लें। आंकड़ों का अंकीकरण, मतलब अगर आप आंकड़ा आपको अंकित मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला कॉपी में मिल गया तो आप क्या करें, उसको उस पर अपने सिस्टम पर अपलोड करें, मतलब उसको उसमें अंकित करें। भौगोलिकताओं का स्वयं सर्वेक्षण करें, मतलब जो भी चीजें बताई गई हैं, वहां झील है तो है कि नहीं, एक बार उसका स्वयं सर्वेक्षण करें। भौगोलिक आंकड़ों के स्रोत का चयन निम्नलिखित द्वारा निर्धारित होना चाहिए। कैसे, स्वयं अनुप्रयोग केंद्र या उपलब्ध बजट, इनके आधार पर ही इनका क्या करना चाहिए कि जो आंकड़ों का स्रोत है उनका चयन इन आधार पर किया जाना चाहिए। आंकड़े संरचना के प्रकार, तो संरचना दो विधियों से की जा सकती है, जैसे सदिश और चित्ररेखा पुंज। सदिश मतलब वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं और चित्ररेखा पुंज मतलब रोस्टर के बारे में बात हो रही है। तो इन दो विधियों के द्वारा क्या कर सकते हैं, संरचना की जा सकती है। संरचना की दो विधियां हैं। वेक्टर में अगर आप बात करते हैं, वेक्टर जो है डाटा को अंक, रेखा या बहुभुज द्वारा, अंक, रेखा या बहुभुज के द्वारा, अंक, रेखा या बहुभुज के द्वारा यहां पर दर्शाया जाता है। अगर आप इसकी बात करते हैं यहां पर कि विषयगत डाटा का वेक्टर के रूप में सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व किया जाता है। जैसे कि देश की सीमाओं की अगर आप बात करें, यहां पर रेखा का उपयोग होता है। सड़कों की बात करें, ये भी रेखा, और रेल मार्ग करें, ये भी रेखा है। सीमाओं के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ इस तरीके की डार्क लाइन या कुछ इस तरीके की लाइन, ऐसा कुछ उपयोग कर लेते हैं। सड़कों के लिए कुछ ऐसी लाइन का उपयोग कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे बना देते हैं, सड़क है। ट्रेन के लिए कुछ हम इस प्रकार की लाइन बना देते हैं, मतलब ये क्या है, ट्रेन की पटरी की यहाँ पर बात की जा रही है। ऐसे कुछ दो लाइन बना के और ऐसे पटरी खींच देते हैं, ये क्या है, पटरी के बारे में बात की जा रही है रेखा ही, लेकिन इसका हम अलग अलग तरीके से उपयोग कर लेते हैं, अलग अलग तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर, समझ में आ रही बात, कैसे इसमें हम उपयोग कर लेते हैं। अब वेक्टर्स की बात करते हैं, तो डाटा ऐसी जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त है जिसमें कठोर सीमाएं नहीं होती हैं।
डाटा को ग्रिड कोशिकाओं की एक श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है। ग्रिड कोशिका जो होती है उसकी एक श्रृंखला के रूप में आप इसको देख सकते हैं। यह प्रत्येक सेल में एक विशेषता का प्रतिनिधित्व करने वाला मूल होता है। प्रत्येक सेल में एक विशेषता का प्रतिनिधित्व करने वाला मूल होता है, जैसे ऊंचाई, तापमान और बर्फ के बारे में बात हो रही है। सभी प्रयोक्ताओं के लिए सदिश अथवा रेखा चित्र पुंज के लिए सर्वाधिक साधारण स्रोत कठोर कॉपी, मतलब जिसको हार्ड कॉपी कहते हैं। कठोर कॉपी का मतलब वही है, हार्ड कॉपी मतलब कागज पर लिखा हुआ, अथवा मृदु कॉपी मतलब अंक, सॉफ्ट कॉपी के बारे में बात की जा रही है। तो ये रचनाकृतियां विषयक मानचित्र हैं। ये आपके क्या है, आंकड़ों के स्रोत हो सकते हैं कि इनके माध्यम से अपन आंकड़ा प्रवेश करते हैं। मानचित्रों के लिए निम्न विशेषताएं आपकी हो सकती हैं। मापनी, सबसे पहली चीज आ गई मापनी के ऊपर। तो यह मानचित्र और धरातल की संबंधित दूरी का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे 1 सेंटीमीटर या 10,000 सेंटीमीटर या किलोमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर को 10,000 सेंटीमीटर या कुछ किलोमीटर में बता देगी, या 1 सेंटीमीटर को 1 लाख किलोमीटर में बता देगी, या 1 लाख सेंटीमीटर बता देगी, जैसे भी बताना है स्केल कर लेंगे वहां पर। मानचित्र के गुणों को प्रदर्शित करते हुए आप रंगों और चिन्हों का उपयोग करेंगे, उसका प्रयोग किया जाएगा। स्वीकृत निर्देशांक या पृथ्वी की सतह पर सत्ताओं की अवस्थिति को स्पष्ट करते हैं। अलग अलग जगह पर सत्ता पावर है उसके लिए भी आप अलग अलग स्वीकृत निर्देशांक अपना सकते हैं। मानचित्र में सूचना एक विशेष ढंग से प्रकाशित एवं प्रदर्शित होती है। सूचना जो है वो विशेष तरीके से प्रकाशित की जाएगी, प्रदर्शित की जाएगी, तो वो भी हमारे लिए एक स्टेप होगा। मानचित्र एक या एक से अधिक निर्धारित विषय वस्तु को प्रदर्शित करता है ना, एक या अधिक के बारे में यहां पर बात की। यदि मानचित्र में चित्रित सूचनाओं में कोई परिवर्तन करना होता है तो एक नया परिवर्तित मानचित्र आलेखित करना पड़ता है ना। तो क्या होता है, तो एक नया परिवर्तित मानचित्र आलेखित करना पड़ता है। भौगोलिक सूचना तंत्र के लाभ क्या क्या होंगे? तो भौगोलिक सूचना तंत्र आंकड़ा भंडारण और प्रदर्शन की अनेक विधियों के अलग अलग लाभ प्रदान करता है, मतलब इसके कई सारे लाभ आपको हो सकते हैं। उसमें प्रयोक्ता द्वारा स्थानिक लक्षणों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रयोक्ता के द्वारा स्थानिक लक्षणों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ साथ गैर स्थानिक आंकड़ों को प्रदर्शन एवं विश्लेषण से निकाला जा सकता है ना। गैर स्थानिक आंकड़ों को प्रदर्शन और विश्लेषण से निकाल सकते हैं। गैर स्थानिक आंकड़ों का विश्लेषण करके मानचित्र तैयार किया जा सकता है ना। गैर स्थानिक आंकड़ों का विश्लेषण करके आप मैप तैयार कर सकते हैं। स्थानिक प्राचलन जैसे बहुभुज है ना, बहुभुज के बारे में बात की गई है कि कई सारी भुजाओं का जो बनाया गया बहुभुज अधिचित्र के समन्वित सूचनाधार का अनुप्रयोग करके सूचनाओं के नए समुच्चय तैयार कर सकते हैं। अलग अलग समूह आप सूचनाओं के तैयार यहां पर कर सकते हैं। आंकड़ों के विभिन्न तत्व एक दूसरे के साथ अंश अवस्थित कोड की सहायता से भी जोड़े जा सकते हैं, उनको भी यहां पर जोड़कर तैयार किया जा सकता है। भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक, भौगोलिक सूचना तंत्र के निम्न घटक हैं कौन कौन से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, लोग और प्रक्रिया। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, लोग और प्रक्रिया, ये आपके क्या है, कुछ घटक यहाँ पर बताए गए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात की गई है, वो हार्डवेयर है, ये लोग है, ये आंकड़े हैं, ये प्रक्रिया है। तो ये सब क्या है, आपके भौगोलिक सूचना तंत्र के आधारभूत घटक होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। सबसे पहला हार्डवेयर, हम हालांकि पढ़ भी चुके हैं, जब कंप्यूटर वाला चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे तब हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ा भी हुआ था। हार्डवेयर, इसके अंतर्गत निम्न घटक आते हैं। हार्डवेयर में एक प्रोसेस आ जाती है, दूसरा भंडारण प्रदर्शन आ जाता है, स्टोरेज और है ना, निवेश इनपुट के बारे में बात हो जाती है, बहिर्वेश के बारे में बात हो जाती है, और उपतंत्र है ना, ये सभी क्या होते हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। सॉफ्टवेयर मॉड्यूल आंकड़ा प्रविष्ट, संपादन, विश्लेषण, रूपांतरण, परिवर्तन, आंकड़ा प्रदर्शन और बहिर्वेशों के लिए होता है। मतलब अगर हम सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की बात करते हैं तो वो किसके लिए होता है? तो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल आंकड़ा प्रविष्ट करने के लिए, एंट्री कैसे होगी, मतलब एंट्री कीबोर्ड से करेंगे लेकिन कहां पर होगी वो ये बताएगा। संपादन कैसे करेंगे, विश्लेषण कैसे करेंगे, रूपांतरण, परिवर्तन, आंकड़ा प्रदर्शन और बहिर्वेशों के लिए होता है। सूचनाधार प्रबंधन तंत्र है ना, तो ये कुछ इसके अंतर्गत क्या होते हैं, कुछ ये घटक होते हैं हार्डवेयर के अंदर, तो उन पर हमने बात करी। अब सॉफ्टवेयर, इसके अंतर्गत निम्नलिखित संक्रियात्मक मॉड्यूल सम्मिलित होते हैं ना, ये कुछ मॉड्यूल यहां पर सम्मिलित होते हैं। आंकड़ों की प्रविष्टि, संपादन, अनुरक्षण संबंधित मॉड्यूल होता है। विश्लेषण पर बात होती है, रूपांतरण और परिवर्तन संबंधित मॉड्यूल होते हैं कि कैसे आप विश्लेषण करेंगे, कैसे रूपांतरण करेंगे, वो चीजें होंगी। आंकड़ों के प्रदर्शन और बहिर्वेश से संबंधित मॉड्यूल यहां पर होते हैं, वो भी यहां पर रखे जाते हैं। आंकड़े भौगोलिक सूचना तंत्र की क्या होते हैं, रीढ़ होते हैं। इसमें आंकड़ों को सृजन अथवा ग्रहण, सृजन अथवा ग्रहण मतलब कि इन हाउस किया जाता है। आंकड़ा निवेश से भौगोलिक सूचना तंत्र द्वारा आंकिक है ना, भौगोलिक सूचना द्वारा क्या करते हैं, यहां पर
आंकिक मानचित्र तैयार किया जाता है। यह आंकड़ों के अन्य स्रोतों को भी संकलित करता है। सूचना आधार प्रबंध प्रणाली, जिसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी प्रयोग यहां पर करते हैं। प्रक्रिया प्रोसेस है, इसमें हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कैसे यूज करते हैं, ये प्रोसेस कहलाती है। इसके अंतर्गत आंकड़ों का प्रत्ययन करते हैं, तंत्र में निवेश, संचय, प्रबंधन, परिवर्तन, विश्लेषण, तंत्र परिवेश, ये सब कुछ इसमें शामिल किया गया है। लोग, इसके अंतर्गत प्रयोक्ता आते हैं। प्रयोक्ता मतलब जो यूज करने वाले यूजर्स तरीके की हम बात करें, प्रयोक्ता आते हैं। प्रयोक्ता शब्द विस्तृत है। इसके अंतर्गत संसाधन की बात करेंगे, पर्यावरणीय, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, मॉनिटरिंग तक सब कुछ इसमें शामिल किया गया है प्रयोक्ता में। यह लोग भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रयोग निर्णय पोषित प्रणाली को विकसित करने, उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान हेतु करते हैं। स्थानिक आंकड़े फॉर्मेट, स्थानिक आंकड़ा फॉर्मेट है ना। स्थानिक आंकड़ा फॉर्मेट की अगर बात करें तो स्थानिक आंकड़ों का प्रदर्शन सदिश, वेक्टर या रेखा चित्रपुंज, रोस्टर के प्रारूप में होता है या इनके द्वारा होता है। रेखा पुंज प्रारूप, जिसको आप चित्रलेखा पुंज या रास्टर भी कहते हैं, वो क्या है, तो इसमें आंकड़ों का प्रदर्शन कैसे करते हैं, वर्ग के जाल के रूप में किया जाता है ना। वर्ग के जाल के रूप में आप प्रदर्शन करेंगे, जबकि सदिश में आंकड़ा वस्तु का प्रदर्शन विशिष्ट बिंदुओं के मध्य खींची गई रेखाओं के समुच्चय के माध्यम से किया जाता है। एक लेखा चित्र फाइल प्रतिबिंब का प्रदर्शन कागज की तिरछी रेखा को उपविभाजित करके छोटे आयतों के समूह, जिसे सेल कहते हैं, के रूप में करता है। मतलब यहाँ पर सेल का काम आ जाएगा। यहाँ पर किसका काम आ जाएगा, सेल। हम जानते हैं कि ये जो ऐसा चीज होती है इसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। इसमें प्रत्येक सेल को एक स्थान प्रदान किया जाता है और उस स्थान को गुण के आधार पर एक मूल्य, एक वैल्यू प्रदान की जाती है। एक वैल्यू यहाँ पर दी जाती है। ये सेल की बात की जा रही है। ये जाल टाइप का बन जाएगा, ये यहाँ पर एक सेल हो जाएगा। इसको एक सेल कहेंगे। इसकी अपनी एक लोकेशन होगी, इसकी अपनी एक कीमत होगी, एक वैल्यू दी जाएगी। ये रेखा चित्र पुंज में अगर आप देखें इस तरीके से कुछ भर के ऐसे भर दिया यहाँ पर, और बाद में फिर इसको क्या इस तरीके से आउटपुट कर दिया। अगर आप देख पाए तो ये ऐसे आउटपुट हो गया, ये बन गया यहाँ पर। अगर इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरीके से, इतने को प्लॉट करा लेंगे तो ये क्या है, ये रेखा चित्र आपको, ये मतलब इस माध्यम से आप, ये सेल के माध्यम से इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रोस्टर या रेखा चित्र पुंज को हम प्लॉट करा सकते हैं, उनको हम आउटपुट ले सकते हैं। इसकी पंक्तियों और स्तंभों के निर्देशांक है ना, कोऑर्डिनेट्स, किसी भी व्यक्तिगत पिक्सल की पहचान कर सकते हैं। कोई भी एक पिक्सल को पहचान सकते हैं। आंकड़ों का यह प्रदर्शन प्रयोक्ता को प्रतिबिंब के पुनर्गठन और दृश्यांकन में सहायता करता है। सेलों के आकार, उनकी संख्या के बीच संबंधों को चित्ररेखा पुंज के विभेदन के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है या किया जाता है। चित्र में रोस्टर प्रारूप में आंकड़ों के आकार के प्रभाव को स्पष्ट करने की बात कही गई है कि उसको स्पष्ट किया जाएगा। रोस्टर फाइल प्रारूप का प्रयोग निम्न क्रियाओं में कर सकते हैं। एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन में। सबसे पहली बात आती है उपग्रहीय प्रतिबिंब, वायव फोटो चित्र, क्रम विकसित कागजी मानचित्रों के अंकित प्रदर्शन में पहला पॉइंट हुआ। दूसरा क्या है, जब लागत कम करनी हो तब। तीसरा क्या है, जब मानचित्र में व्यक्तिगत मानचित्र के लक्षण का विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है तब। फिर जब बैंक ड्रॉप मानचित्रों की आवश्यकता है तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं, किसका, रास्टर का। सदिश आंकड़ा प्रारूप के बारे में बात की गई है। उसी तिरछी रेखा का सदिश आंकड़ा प्रारूप केवल निर्देशांक के प्रारंभिक है ना, क्या, केवल निर्देशांक के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं को दर्ज कर रेखा की स्थिति को दर्ज करते हैं। इसमें प्रत्येक बिंदु की अभिव्यक्ति 2 या 3 संख्याओं के रूप में होती है ना। प्रत्येक बिंदु की अभिव्यक्ति 2 या 3 संख्याओं के रूप में होती है। यह तथ्य इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रदर्शन द्विआयामी 2 डायमेंशन या 3 आयामी 3 डायमेंशन है, जिन्हें ए बी या ए बी सी के रूप में आपको निर्दिष्ट करना है। चित्र आप देखेंगे, अभी हम चित्र में बात करेंगे तो पहली संख्या ए बिंदु और कागज की बाईं सीमा की दूरी है। बी अगर आप देख पाए तो यहाँ पर निचली सीमा के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर आप चित्र में ऐसा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर बताया गया है। ये कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है। ये 2 डायमेंशनल पर बात की जा रही है, ये 3 डायमेंशनल पर बात की जा रही है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सदिश वेक्टर आंकड़ा निर्देशांक तैयार किए गए हैं, जिनको हम क्या कर पाते हैं यहाँ पर, जिनको हम यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। जो ये बातें यहाँ पर की रहे सदिश आंकड़ा प्रारूप की, वो यहाँ पर बताई गई हैं। एक सदिश आंकड़ा मॉडल अपने यथार्थ निर्देशांक द्वारा भंडारित बिंदुओं का प्रयोग करता है। मतलब जो भी उसके पास स्टोर्ड पॉइंट होते हैं उनका उपयोग करता है। इसमें रेखाओं और क्षेत्रों का निर्माण बिंदुओं के अनुक्रम द्वारा होता है। चाहे रेखा बनानी हो, चाहे कोई क्षेत्र बनाना हो, बिंदुओं के अनुक्रम, बिंदु बनाते चले जाएंगे और उनको मिलाते चले जाएंगे तो हमारा एक क्षेत्र या रेखा बन जाएगी।
रेखाओं की दिशा बिंदुओं के क्रमण के अनुरूप होगी, मतलब जिसके एक के बाद जो क्रम आ रहा है उसी दिशा में रेखा की दिशा होगी। बहुभुजों का निर्माण बिंदुओं और रेखाओं द्वारा होता है। सदिश आंकड़ों के निवेश के लिए हस्तैन अंकीकरण हैंड रिटेन सर्वोत्तम विधि होती है। अगर आप ये देख पाए यहाँ पर, तो ये क्या है, बहुभुज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और ये क्या है, रेखा है। तो अब जैसे जैसे आंकड़ा यहाँ पर आया होगा, एक पॉइंट यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया, अब ये कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, ये रेखा हो गई, और ये आप देख पा रहे हैं ये क्या हो जाता है, आपका बहुभुज हो जाता है, जो यहाँ पर मिल जाता है। तो इस प्रकार से, और इसमें विधि कौन सी सबसे अच्छी मानी गई है, हैंड रिटेन विधि को सबसे अच्छा यहाँ पर माना गया है। सदिश फाइलों का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। किस किस चीज के लिए करते हैं, तो उच्च परिष्कृत के लिए करते हैं, फाइलों का आकार महत्वपूर्ण हो इसके लिए करते हैं, मानचित्र के प्रत्येक लक्षण का विश्लेषण आवश्यक हो, वर्णनात्मक सूचना का भंडारण जरूरी हो, इन सब चीज के लिए क्या करते हैं, सदिश फाइलों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अब ये कुछ अंतर है रेस्टर और वेक्टर के अंदर, है ना। तो रेस्टर के अंदर क्या हम और वेक्टर के अंदर क्या अंतर है, तो लाभ हानि के रूप में आप इनको देख सकते हैं। सबसे पहले बात अगर मैं करूं यहाँ पर, तो चित्ररेखा पुंज, जिसको रेस्टर मॉडल कहते हैं, तो उसमें आंकड़ा संरचना सरल है। यहाँ पर अगर सदिश में बात करूं तो संघत आंकड़ा संरचना है। फिर आप देखें अधिचित्रण सरल और दक्ष है। फिर इसका सुदूर संवेदन प्रतिबिंबों के साथ संगत है। उच्च स्थानिक विचारणशीलता का दक्ष प्रतिनिधित्व होता है। स्वयं की प्रोग्रामिंग हेतु सरल है। अनेक गुणों के लिए वही ग्रिड सेल है। यहां पर आप देखें परिपथ जाल विश्लेषण के लिए दक्ष है, प्रक्षेपण रूपांतरण में दक्ष है, परिशुद्ध मानचित्र बहिर्वेश, ये अंतर यहां पर बताया गया। हानि क्या है यहां पर देख लो, कंप्यूटर भंडारण का अदक्ष प्रयोग होता है, आंकड़ा संरचना जटिल है। यहां पर अगर हम हानि देखें, परिमाप और आकृति में त्रुटियां हैं, परिपथ जाल का विश्लेषण कठिन हो जाता है, प्रक्षेपण का रूपांतरण अदक्ष है, बृहद सेलों का प्रयोग करते समय सूचना का ह्रास, कम परिशुद्ध मानचित्र, ये सारी बातें इसमें इसकी ये नुकसान है। अगर हम वेक्टर के नुकसान की बात करें, सदिश के नुकसान की बात करें, तो आप देखें आंकड़ा संरचना जटिल है, अधिचित्रण के कठिन प्राचलन है, उच्च स्थानिक विचारणशीलता का अदक्ष प्रतिनिधित्व है, सुदूर संवेदन प्रतिबिंबों के साथ असंगत है। तो ये इन दोनों की हानियों, ये अंतर पर बात की गई है, दोनों में अंतर यहाँ पर बताए गए हैं। ये कुछ आपको चित्र बताए गए हैं जिनके माध्यम से रेखा चित्र पुंज, ये कुछ इस तरीके से बताए हैं। विश्व की सत्ताएं इस तरीके से चिन्हों के द्वारा बताई गई हैं, जो जिस चिन्हों का हम उपयोग करते हैं इस तरीके से बता सकते हैं, और ये रेखा चित्र के द्वारा हम कुछ चीजों को बता सकते हैं। ये वेक्टर है, वेक्टर के साथ रेस्टर है, रेस्टर के अलावा कुछ यथार्थ विश्व की सत्ताएं जिनको हम यहाँ पर चिन्हित कर सकते हैं। तो ये हमारा परिचय के साथ साथ हमने यहाँ पर स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी क्या है उसके बारे में भी यहाँ पर बात करी। मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी प्रसिद्ध है। हम बहुत सारे कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करते हैं, जिनके सभी वीडियोस आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।